जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम संवैधानिक इतिहास के बारे में या जो संवैधानिक विकास जो रहा था भारत का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम 1919 के अधिनियम तक अब तक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं कि 1919 का जो अधिनियम आया था उस तक क्या प्रावधान किए गए थे भारत के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो 1935 का अधिनियम की हम बात करते हैं तो इसकी रूपरेखा तैयार हो गई थी 1932 में। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32 में हुए थे लंदन में। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी में ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 का आया था उसी में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। अब इसमें क्या किया गया था, अब तक जितने भी एक्ट भारत के लिए पारित किए गए थे उन सारे एक्ट्स को समाप्त करके उनकी जगह एक नया एक्ट लागू किया गया, या फिर एक उन सबको जोड़कर मिलाकर जो व्यवस्था की गई थी वो इस एक्ट में की गई थी। ठीक है, तो चूंकि इसको एक नए रूप से लागू किया गया था, नए रूप से इस एक्ट को बनाया गया था सबको मिलाकर, तभी इसे क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस भारत शासन अधिनियम में क्या कुछ था तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, 321 अनुच्छेद, आर्टिकल्स की हम बात करते हैं तो 321 आर्टिकल थे। ठीक है, अगर हम भाग की बात करें तो इसमें 14 भाग थे। अगर हम बात करें अनुसूचियों की कि कितनी अनुसूचियां थी इसमें, तो इसमें कुल मिलाकर 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा कि 321 अनुच्छेद थे, भाग कितने थे, 14 थे और 10 अनुसूचियां थी। अब तक जितने भी एक्ट आए थे उनमें यह सबसे बड़ा एक्ट था, क्योंकि जितने भी एक्ट आए थे उन सबका सार इसमें शामिल किया गया था, कुछ नए प्रावधान भी इसके अंतर्गत लागू किए गए थे। तो हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम की खास बातें क्या थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1919 के अधिनियम ने हमने पढ़ा था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता से मतलब यहां हो गया कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, 1935 के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोसेस होती है, सबसे पहले एक प्रांत से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 1765 की, तो बंगाल में पहले द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद सभी प्रांतों में लागू कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के द्वारा। उसके बाद के जो ऊपर का स्टेज आता है जिसको हम केंद्र बोल सकते हैं, उसमें 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ एक काम और किया गया, जो 1858 का अधिनियम था उसमें जो भारत परिषद का गठन किया गया था उस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। हालांकि भारत सचिव का पद अब भी बना हुआ था। ठीक है, भारत सचिव का पद बना हुआ था, लेकिन भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके द्वारा और क्या किया गया था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो वर्तमान का हमें सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप देखने को मिलता है, वो स्वरूप 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय दिया गया था उसी के तहत दिया गया है। ठीक है, तो 1935 में जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी वो बिल्कुल आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हम मान सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो संघीय न्यायालय था
ये भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय वो होता है जिसमें अपील करने के बाद उसके खिलाफ, उसके निर्णय के खिलाफ कहीं और अपील नहीं की जा सकती। लेकिन जो संघीय न्यायालय था, इसके खिलाफ अपील अभी भी कहां पर की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। लंदन में जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें क्या किया जा सकता था? जो संघीय न्यायालय था इसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना हुई कहां पर थी? तो ध्यान दीजिएगा कहां पर हुई थी? दिल्ली में इस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इससे संबंधित कुछ प्रावधान आते हैं। उसके बाद देखिए इसके बारे में एक चीज और आती है। इस समय जो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है, भारत के एकीकरण में प्रयास किस प्रकार से किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत है उनको तो शामिल किया ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी रियासतें, अन्य रियासतें थी उस समय की, उनमें से अगर कम से कम आधी जनसंख्या वाली रियासतें इस संघ में शामिल हो जाती है तब एक संघ का निर्माण किया जा सकता है, भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कोई भी राजा इस संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि हर राजा की अपनी एक अलग कहानी थी, वो सब स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए किसी भी राजा ने इस संघ में शामिल होने का विचार नहीं किया और संघ का विचार मात्र एक विचार बनकर रह गया था। ठीक है, तो पहली बार एक भारत को संघ बनाने का प्रयास भी किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ बातें कही गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या बात कही थी उसके बारे में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि इस अधिनियम ने हमें एक ऐसी गाड़ी दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य दिया था कि इस अधिनियम ने हमें एक ऐसी गाड़ी दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो उन्होंने भी इसे सही नहीं माना था और इसे क्या कहा था? सड़ा गला तथा अस्वीकृति के योग्य अधिनियम कहा था। ठीक है, तो यह बात हो गई 1935 के अधिनियम के बारे में। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं 1940 में आते हैं। 1940 में एक आपने सुना होगा अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में क्या कुछ दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव, अब देखिए 1940 में अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की या वाइसराय की बात करते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, 1940 की बात आती है। यह प्रस्ताव रखा गया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, चूंकि अगस्त में यह प्रस्ताव आया था इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। अब देखिए इस प्रस्ताव की खास बातें क्या थी? इस प्रस्ताव की खास बातों में सबसे पहले आती है कि जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें और अधिक भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद की क्या बात आती है? एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो इस प्रस्ताव में रखी गई थी कि पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया था कि भारतीयों को संविधान बनाना उनका अपना अधिकार है। ठीक है, यानी कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। यह सबसे पहले स्वीकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में 1940 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में यह कहा था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का खुद को अधिकार है। साथ ही साथ ये भी कहा था, उस समय को आपको पता होगा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारत को एक औपनिवेशिक राष्ट्र घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? औपनिवेशिक राष्ट्र बना देंगे। ठीक है, औपनिवेशिक राष्ट्र से मतलब क्या होता है? अगर आपने संधियां पढ़ी होगी, ठीक है, जो भारत के विलय के समय, भारत के जब एकीकरण हो रहा था उस समय जो संधियां की गई थी रियासतों से, बिल्कुल उसी प्रकार की बात आती है। यानी औपनिवेशिक राष्ट्र वो होता है जिसके अंदरूनी मामले जो भी होते हैं उन पर सारा अधिकार उस राष्ट्र का होता है, लेकिन उसके जो भी बाहरी मामले होते हैं, रक्षा का मामला आ जाता है या संसार की बात आ जाती है या फिर विदेश नीति की बात आ जाती है, उन सब पर अधिकार किसका होता है? किसी अन्य राष्ट्र का होता है। ठीक है, तो इस प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा गया था
कि भारत की जो आंतरिक व्यवस्था होगी वो भारत के लोगों के पास ही होगी। आंतरिक रूप से जो भी कानून बनाने हैं वो भारतीयों के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन इसकी रक्षा का दायित्व, ठीक है, साथ ही साथ इसकी विदेश नीति और संचार की अगर बात करते हैं उस पर पूर्ण अधिकार किसका रहेगा? ब्रिटिश से का रहेगा, ब्रिटेन के साम्राज्य का रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का रहेगा। तो ये व्यवस्था इसमें की गई थी, ठीक है। तो देखिए ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसे पूरी तरह से नकार दिया गया था कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए नकार दिया गया क्योंकि जो पाकिस्तान की अवधारणा मुस्लिम लीग लेकर चल रहा था उसमें इसको स्वीकार नहीं किया गया था, ठीक है। और कांग्रेस ने इसलिए इसको नकार दिया था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी भी तरह से औपनिवेशिक राष्ट्र बनकर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये विफलता का प्रमुख कारण बना था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 की हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? क्रिप्स मिशन आ जाएगा। देखिए 1942 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन है? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। 1942 में क्या किया गया? भारतीयों के लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, एक मिशन भेजा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया? इसमें देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यह भारत कब आया था। 23 मार्च 1942 को भारत आया था और 30 मार्च 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। 30 मार्च 1942 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब इसमें पहली बार क्या किया गया? जो संविधान सभा था, संविधान सभा की अगर बात करते हैं उसकी मांग को सबसे पहले स्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत। यानी कि क्रिप्स मिशन ने यह माना था कि युद्ध के बाद जो युद्ध समाप्ति होगी, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, उसके बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था कि प्रांतों को इसे स्वीकार करने या ना करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी। यानी कि जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा उसमें प्रांतों को यह पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी कि वो इस संविधान को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात और कह दी कि मुस्लिम लीग अगर चाहे तो इस संविधान को स्वीकार कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा अलग से एक राष्ट्र बनाए जाने की जो बात कही जा रही थी उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था, ठीक है। तो देखिए इसको ना तो कांग्रेस ने माना था और ना ही किसने माना था? मुस्लिम लीग ने माना था। मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। कांग्रेस ने इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि देखिए जो संविधान बनाया जा रहा है उसको प्रांतों को स्वीकार करने या न स्वीकार करने की पूरी छूट दी गई थी। इसलिए कांग्रेस को यह भय था कि जो भारत है, भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे या फिर बहुत से ऐसे प्रांत हैं जो इस संविधान को स्वीकार ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या किया गया? दोनों के द्वारा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बारे में गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में। इसके बारे में कहा था कि ये एक आउटडेटेड चेक है, ठीक है, बाद की तिथि का चेक इसको कहा था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में एक बात कही थी कि ये टूटे हुए बैंक के नाम एक चेक दिया गया है, ठीक है, या फिर डूबते हुए बैंक के नाम एक चेक दिया गया है। इस प्रकार की बातें कही गई थी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है। तो ये था क्रिप्स मिशन से रिलेटिव कुछ थोड़ा सा नॉर्मल सा नॉलेज। और अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो भी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, माउंटबेटन योजना जो आई थी, 3 जुलाई की योजना जिसे कहा जाता है, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।